गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल में। इस यूट्यूब चैनल पे हम बायोलॉजी का स्टडी करेंगे। तो आज हम चैप्टर नंबर 6 यानी कि प्लांट वाटर रिलेशनशिप पढ़ने वाले हैं। हमारे महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने 25% सिलेबस का रिडक्शन किया है, तो फिर हम उस 25% सिलेबस का स्टडी नहीं करने वाले। हम सिर्फ उस सिलेबस का स्टडी करेंगे जो हमें हमारे बोर्ड एग्ज़ाम्स में काम आने वाला है। तो हम अब इस चैप्टर का स्टडी का शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले उन्होंने हमें यहाँ पे कैन यू रिकॉल दिया है। उसमें वो क्वेश्चंस होंगे जो आपके 8, 9, 10th, 11th या फिर जनरल नॉलेज के ऊपर होते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, विच आर द वेरियस पार्ट्स ऑफ द प्लांट बॉडी। इस सवाल का जवाब तो बच्चा जानता है। ओके, प्लांट बॉडी के पार्ट्स कौन से हैं, हम बिलो से स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले रूट सिस्टम यानी कि रूट्स आएंगे, फिर स्टीम, ब्रांचेस, लीव्स, बर्ड्स, फ्लावर्स, फ्रूट्स एक्सेट्रा। दिस ऑल आर द वेरियस पार्ट्स ऑफ द प्लांट बॉडी। तो सेकंड क्वेश्चन क्या है, व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ वेरियस पार्ट्स ऑफ द प्लांट बॉडी। तो फॉर एग्जाम्पल रूट का फंक्शन क्या है, गिविंग मैकेनिकल सपोर्ट टू द प्लांट बॉडी टू स्टैंड इन टू द सॉइल। सेकेंड फंक्शन क्या है, एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर। थर्ड, एब्जॉर्प्शन ऑफ मिनरल सैप फ्रॉम द सॉइल। ओके, क्वेश्चन नंबर थर्ड, विच प्लांट टिश्यूज आर इन्वॉल्व इन द ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर एंड मिनरल्स। सो ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर कौन करता है, फ्लोएम पैरेंकाइमा does the transfer of various minerals, nutrients from roots to the tip of the plant, and transport of water is done by the xylem. Okay, please note it down for your exam, it is very important. So use your brain power. You know that we need a water pump to lift water at top of the building, but how does plant lift the water from soil up to canopy without any pump? आप अपने घर पे टंकी रखते हैं जिससे कि पानी मोटर से हमारे बोरवेल से ऊपर टंकी में भर जाता है, लेकिन उसी तरह से प्लांट में रूट्स पानी एब्जॉर्ब करते हैं और वो ऊपर लीव्स तक या फिर प्लांट के टिप तक पहुंचता है बिना किसी मोटर के। तो ये कैसे होता है, ये उन्होंने पूछा है और आपको इस पर सोचने को बोला है। तो हम इस चैप्टर में उसी के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो फिर आगे बढ़ते हैं इंट्रोडक्शन में। प्लांट ऑब्टेन्स वैरायटी ऑफ सब्सटेंसेस लाइक वाटर, मिनरल्स, न्यूट्रिएंट्स, फूड एंड गैसेस लाइक O2 and CO2 फ्रॉम इट्स सराउंडिंग. Okay, you know that plants absorb CO2 from the atmosphere during the daytime and O2 from the atmosphere during the night time. Okay, तो प्लांट्स कौन से सब्सटेंसेस लेते हैं, वाटर, मिनरल, न्यूट्रिएंट, फूड, गैसेस एक्सेट्रा. नेक्स्ट क्या है, प्रोडक्टिविटी इन प्लांट्स इज मेनली अफेक्टेड बाय द नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ द वाटर. हम हमारे सीरियल क्रॉप्स या फिर फील्ड में जो भी क्रॉप्स प्रोडक्शन लेते हैं, कभी प्रोडक्शन ज़्यादा आता है कभी कम आता है. अगर हम डेजर्ट एरियाज़ में देखेंगे तो वहाँ पे हमेशा क्रॉप प्रोडक्शन कम रहता है. दिस इज़ ड्यू टू द नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ द वाटर. तो उन्होंने यही बताया है कि प्रोडक्टिविटी ऑफ द प्लांट डिपेंड्स अपॉन द अवेलेबिलिटी एंड नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ द वाटर. ओके, वाटर इज कंसिडर्ड एज एलिक्सिर ऑफ लाइफ. Water constitutes almost 90 to 95% of most plant cells and tissues. Water helps the cells to maintain turgidity and shape. It shows following properties due to which it has great biological importance. तो elixir of life यानी कि elixir को हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं, इंग्लिश में हम उसको elixir या फिर वेरी वेरी मच इम्पोर्टेंट बोलते हैं और मराठी में हम उसको अमृत बोलते हैं. अमृत यानी कि जिसे पीने के बाद कोई इंसान मरता नहीं है, ऐसा माना जाता है, यानी कि ये सुपरस्टिशन है, लेकिन एलिक्सिर यानी कि अमृत. ओके, वाटर कंस्टिट्यूट्स ऑलमोस्ट 90 to 95% ऑफ द प्लांट सेल्स एंड टिश्यूज. हमारे प्लांट में सेल्स होते हैं और सेल्स को इकट्ठा करके टिश्यूज फॉर्म होते हैं. ओके, टिश्यूज़ को इकट्ठा करके ऑर्गन्स फॉर्म होते हैं. तो उसी तरह से हमारा जो सेल होता है उसमें 90 to 95% जो स्पेस होता है वो सिर्फ पानी से भरा हुआ होता है.
ये हमें एमसीक्यू के लिए याद रखना है। ओके, तो वाटर हेल्प्स द सेल्स टू मेंटेन टर्जिडिटी एंड इट सेल्स। हम दो टाइप के सेल्स देखते हैं, एक व्रिंकल्ड सेल और एक टर्जिड सीड। ओके, कौन से सीड्स के टाइप देखते हैं, व्रिंकल्ड सीड एंड टर्जिड सीड। अगर हम एक व्रिंकल्ड सीड को प्लांट करेंगे और दूसरे प्लांट में टर्जिड सीड को प्लांट करेंगे तो फिर अच्छा प्लांट किस सीड से आएगा? व्रिंकल्ड सीड्स के बिल्कुल नहीं आएगा। हमारा अच्छा प्लांट टर्जिड सीड से आएगा। ओके, तो इसी तरह से प्लांट की बॉडी के सेल को भी हमेशा टर्जिड रहना चाहिए और इसका शेप मेंटेन करने के लिए भी पानी की ज़रूरत होती है। सो वाटर हेल्प्स टू सेल्स टू मेंटेन टर्जिडिटी एंड इट शेप। ओके, तो पानी की प्रॉपर्टीज़ हम अब पढ़ते हैं, प्रॉपर्टीज़ ऑफ वाटर। It is in the liquid form at room temperature and is best solvent for most of the solute। हम पानी पीते हैं, वो कौन से स्टेट में होता है, लिक्विड, सॉलिड या फिर गैस? वो लिक्विड स्टेट में होता है, तभी तो हम उसको पी सकते हैं। ओके, इट इज़ बेस्ट सॉल्वेंट फॉर मोस्ट ऑफ द सोल्यूट्स। देखो, अगर हम मिल्क लेंगे एक ग्लास में और पानी लेंगे एक ग्लास में और उसमें दोनों में शक्कर डालेंगे तो सबसे पहले वो शक्कर किस में मिक्स हो जाएगी, पानी में या मिल्क में? पानी में। So it is considered as the best solvent for most of the solute। Next, it is inert inorganic compound with neutral pH। तो ये क्या है? इनऑर्गेनिक कंपाउंड। ऑर्गेनिक कंपाउंड इज मेड अप ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन। ओके, और वाटर का फॉर्मूला है H2O। सो इट डज नॉट कंटेन कार्बन मॉलिक्यूल, सो इट इज इनऑर्गेनिक कंपाउंड एंड इट इज इनर्ट विथ न्यूट्रल पीएच। पानी का पीएच क्या होता है? न्यूट्रल। और न्यूट्रल पीएच यानी कि कितना? 7.0 इज द पीएच ऑफ वाटर एंड इट इज़ न्यूट्रल व्हेन इट इज़ इन प्योर फॉर्म। हम जब बारिश का पानी इकट्ठा करते हैं एकदम प्योर वाला, उसका पीएच 7 होता है और उसको हम प्योर फॉर्म वाला वाटर बोलते हैं। ओके, ड्यू टू दिस वाटर इज बेस्ट ट्रांसपोर्टिंग मीडियम फॉर डिजॉल्व मिनरल्स एंड फूड मॉलिक्यूल्स। इट इज़ बेस्ट ट्रांसपोर्टिंग क्योंकि उसमें हर एक मॉलिक्यूल अच्छी तरह से डिज़ोल्व हो जाता है और पानी भी सही प्रोपोर्शन में मिक्स होके उसे अच्छे से ट्रांसपोर्ट किया जा सकता है। ओके, इट इज़ बेस्ट एक्वेस मीडियम फॉर ऑल बायोकेमिकल रिएक्शंस ऑकरिंग इन द सेल। सेल्स में कौन से बायोकेमिकल रिएक्शंस होते हैं? फोटोसिंथेसिस, ट्रांसपिरेशन एक्सेट्रा। तो इस सब बायोकेमिकल रिएक्शंस के लिए पानी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ओके, it is an essential raw material for photosynthesis। Water has high specific heat, high heat of vaporization, high heat of fusion। ओके, इसकी स्पेसिफिक हीट सबसे ज़्यादा होती है, हीट ऑफ वेपराइजेशन भी ज़्यादा होती है, हीट ऑफ फ्यूजन भी ज़्यादा होती है। इन तीनों प्रॉपर्टीज़ की वजह से इसे क्या बोलते हैं? थर्मल बफर। ये थर्मल बफर क्या होता है? इट इज़ कॉम्बिनेशन ऑफ हाई स्पेसिफिक हीट, हाई हीट ऑफ वेपराइजेशन एंड हाई हीट ऑफ फ्यूजन। ये आप केमिस्ट्री में पढ़ेंगे और साथ ही साथ फिजिक्स में भी पढ़ेंगे। दिस वेरियस प्रॉपर्टीज आर ड्यू टू द हाइड्रोजन बॉन्ड्स ड्यू टू द वाटर मॉलिक्यूल्स। हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या होती है? देयर आर 5 टाइप्स ऑफ बॉन्डिंग इन मॉलिक्यूल्स, लंडन डिस्पर्शन फोर्सेस, डाइपोल डाइपोल इंटरैक्शन, आयन डाइपोल इंड्यूस्ड इंटरैक्शन, हाइड्रोजन बॉन्डिंग एंड वंडरवॉल फोर्सेस। ओके, तो उसमें से हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या होती है? जब दो हाइड्रोजन मॉलिक्यूल के बीच में बॉन्डिंग होती है और वो स्ट्रॉन्ग होती है तो उसे हम हाइड्रोजन बॉन्डिंग बोलते हैं। ओके, देखो यहाँ पे क्यूरियोसिटी बॉक्स दिया है, यानी कि आपको क्यूरियस रहना चाहिए हमेशा साइंस पढ़ते हुए, और बायोलॉजी में तो बहुत ही क्यूरियस, और हमें थिंकिंग पावर बढ़ती है बायोलॉजी पढ़ने से। तो क्यूरियोसिटी बॉक्स में 3 क्वेश्चन है। व्हाट इज हाइड्रोजन बॉन्ड? जो हमने अभी देखा, बॉन्ड बिटवीन 2 हाइड्रोजन एटम्स इज कॉल्ड एज हाइड्रोजन बॉन्ड। व्हाट आर द मीनिंग्स ऑफ स्पेसिफिक हीट, हीट ऑफ वेपराइजेशन एंड हीट ऑफ फ्यूजन? ये आप केमिस्ट्री में अच्छी तरह से पढ़ेंगे। ओके, फिर what are adhesive and cohesive forces? Adhesive forces are the forces between 2 molecules of different matter। ओके, अगर हम ग्लास में पानी कंसिडर करते हैं तो पानी और ग्लास के बीच में जो फोर्स होगा इट इज कॉल्ड एडेसिव फोर्स। और अगर हमने और पानी डाला फिर उस नए पानी और पुराने पानी में जो फोर्स होगा यानी कि उसका स्टेट ऑफ मैटर या फिर मैटर सेम है, इसलिए वो फोर्स होगा कोहेसिव फोर्स। ओके,
और ये दोनों फोर्स बहुत ही स्ट्रांग होते हैं। ओके, हम आगे बढ़ते। वाटर मॉलिक्यूल्स हैव गुड adhesive and cohesive forces of attraction. Due to high surface tension and high adhesive and cohesive forces, it can easily rise in the capillaries. तो देखो, हमने यहाँ पे यूज़ ऑफ योर ब्रेन पावर में पढ़ा था कि किस वजह से पानी ऊपर टिप तक जाता है, तो उसी का आंसर यहाँ पे दिया है, ड्यू टू हाई सरफेस टेंशन एंड हाई adhesive and cohesive force, it can easily rise in the capillaries. ओके, तो हमें हमारा आंसर मिल चुका है। इट देयरफॉर अ सिग्निफिकेंट मॉलिक्यूल दैट कनेक्ट्स फिजिकल वर्ल्ड विद बायोलॉजिकल प्रोसेसेस। तो हम अब यहाँ पे रुकते हैं, हमारा अगला पॉइंट हम कल पढ़ेंगे। ओके, तो अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, यानी कि आपको बायोलॉजी के अच्छे से एक्सप्लेनेशन वाले नए नए वीडियोस मिलेंगे। तो तब तक के लिए बाय, टेक केयर।